हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग ऑडिटिंग का जो अपना कंसेप्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसी के रिगार्डिंग आज हम एक थर्ड पार्ट लेके आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑडिट को गवर्न करते टाइम कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिनको हम लोग माइंड में रखेंगे। आई होप आपने इससे प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने ऑडिटिंग है क्या उसका मीनिंग समझा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। सेकंड जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि ऑडिटिंग की हिस्ट्री कैसे है इंडिया में, कैसे कैसे ऑडिटिंग में अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल का। तो अब की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि हम ऑडिटिंग के टाइम पे ध्यान में रखेंगे। सो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. So what is the meaning of all these three letters? First one is integrity, objectivity एंड इंडिपेंडेंस। देखिए, जब भी कोई भी ऑडिट गवर्न किया जाता है तो इन तीन बातों का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो ऑडिट है उसके रिगार्डिंग एक पर्सन जो ऑडिटर ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट कंडक्ट करवा रही है उन दोनों के ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए ऑडिट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट क्यों कराती है कि सो दैट दे कैन गेट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कोई बीच में फ्रॉड हुआ है, कोई एरर हुए तो इनको फाइंड आउट करना। सेम एज जो हमारा ऑडिटर है उसका पर्पस भी यही होना चाहिए कि जितना वो बेटर वे में एग्जामिनेशन कर पाए, जितने वो बेटर वे में वेरिफिकेशन कर पाए, उसको ये चीज़ करनी चाहिए। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी, सेम एज रिलेटेड टू पर्पस। एंड द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जो एक ऑडिटर है, ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट करने वाला है। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे हमारा है माइंड सेट ऑफ द ऑडिटर। अब किसी भी ऑडिटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई कमी निकाल दी या कोई फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया या कोई एरर डिटेक्ट कर लिया तो सामने वाली कंपनी मुझे अपनी कमीशन नहीं देगी या ऐसा कुछ, तो उसको इन सब चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। या फिर अगर हम कहें तो ऑडिटर को अपना काम फुली इंडिपेंडेंट माइंड से करना चाहिए सो दैट कि वो जो फाइनल पर्पस है या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा एंड मोटिव है टू ड्राइव द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनके एग्जामिनेशन एंड ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जा सके। देखिए, नेक्स्ट वन हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का। ऑडिटर का एक मेन पर्पस होता है कि वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखे। ऐसा क्यों कहा गया है? नो डाउट जो हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स है, लाइक हमारे बैलेंस शीट हो गई या फिर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये हमारे पब्लिक डोमेन के जो अकाउंट्स हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको कोई भी पर्सन कंपनी की साइट से या देख सकता है, विजिट कर सकता है। बट इनके एग्जामिनेशन का टाइम या इनकी वेरिफिकेशन का टाइम हो सकता है ऑडिटर को कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो जो शायद पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ना हो, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉम्पिटिटर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है बट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सीक्रेटली रखा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी को अगर ऑडिटर के द्वारा ये रिक्वायर्ड है तो उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये ड्यूटी एक ऑडिटर की बनती है कि वो इस तरह के इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना करे। बट अनलेस एंड अनटिल अगर लॉ के थ्रू ये ऐसा करना रिक्वायर्ड ना हो, बिना जो हमारा क्लाइंट है या जो बिना हम बोले कि जो कंपनी फॉर्म जो हमारी कंपनी है उसके जो मैनेजमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी ऑडिटर उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एंड दिस कैन बी ओनली डन ओनली इन वन कंडीशन कि अगर ऐसा करना बाय द लॉ जरूरी हो गया हो। जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पर्पज से यूज करेगा, अदर देन दैट वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। थर्ड हमारा प्रिंसिपल आता है स्किल्स और कॉम्पिटेंसी का। एज यू नो ऑडिटिंग का जो काम है वो कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्किल और स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है।
अब देखिए, इसके लिए जो भी ऑडिटर है उसके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड स्किल होने चाहिए। ये सब चीज़ें उसको कब मिलेंगी? जब वो अपना प्रोफेशनल जो कोर्स है सीए का वो कर लेगा और उसके बाद एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड तक उसने प्रैक्टिस की हो, उसके बाद ही वो इन स्किल्स को एक्वायर कर पाएगा। तो ऑडिटर को एग्जैक्टली ऑडिट करने से पहले इन सब चीज़ों को एक्वायर करना कंपलसरी है। अगर वो इन सपोज कीजिए, अगर उसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने में हो सकता है कि बहुत टाइम लगा दे, जबकि इतना लगाना नेसेसरली ना हो। सो डिपेंडिंग अप ऑन द ऑडिटर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अप ऑन द ट्रेनिंग, जो पूरा का पूरा काम है ऑडिट का वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो होता है वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अब इस पॉइंट का क्या मीनिंग है या ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, ऑडिटर को अपना काम करते टाइम बहुत सारा काम जो है वो अपने असिस्टेंट को भी देना पड़ता है, या फिर आप ये कहें कि ऑडिटर को फाइनल रिपोर्ट देने से पहले, फाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले या फाइनल ऑथेंटिकेशन देने से पहले दूसरों के द्वारा किए गए काम के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। अब वो दूसरों का काम कौन सा हो सकता है? कंपनी ने प्रियोर टू फाइनल ऑडिट के इंटरनली ऑडिट्स कराए हों, इंटरनल चेक रखे हों, तो ऑडिटर को जो इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक्स जो किए गए हैं उनके काम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। प्लस अगर उसने अपना काम अपने किसी वर्क असिस्टेंट को दे दिया है तो वो जो असिस्टेंट उस काम को करेगा तो उसके ऊपर भी उनको भरोसा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए कि रादर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन एल्स वर्क, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रीवियस काम किया गया है क्या वो सही तरीके से किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अब सीधी सी बात है, एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कई बार जो वर्क असिस्टेंट होते हैं ऑडिटर के ही हो सकता है उनको इतनी नॉलेज ना हो, उनको इतना वर्क एक्सपीरियंस ना हो, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कि डिपेंडिंग अपॉन द असिस्टेंट एक्सपीरियंस वो उसी तरह के काम को एनालाइज करने के लिए दे कि ताकि असिस्टेंट उस काम को इजीली कर पाए, प्लस ऑडिटर उसके ऊपर इजीली बिलीव भी कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते टाइम बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा गया है या फिर नहीं रखा गया। देखिए, ऑडिटिंग का मेन पर्पज ही यही है कि आपको ये चेक करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जितने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं क्या वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट आप चेक करने वाले हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट रखने वाले हो, वो सारे एज पर लॉ प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्लानिंग का। देखिए, अगर ऑडिटर अपना काम प्लानिंग के साथ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर पाएगा। अब यहाँ पे प्लानिंग किस तरह की रिक्वायर्ड होती है? जो भी क्लाइंट है उसका बिजनेस कैसा है, उसके बिजनेस का नेचर कैसा है, वो उसने किस तरह से पहले का काम किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर ऑडिटर अपनी जो पूरा का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड कर सकता है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट किस तरह के बिजनेस को रन कर रहा है। तो उसी के बेस पे उसको अपनी ऑडिटिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। तो जिस तरह का काम होगा उसी तरह की आप बोल सकते हो कि ऑडिटिंग स्ट्रेटजीज होगी, उसी तरह का ऑडिटिंग प्लानिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ऑडिट एविडेंसेस। देखिए, ऑडिट एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने की। आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास जर्नल एंट्री से रिलेटेड जर्नल बुक है, लेजर बुक है, ऐसे ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स है, नो डाउट आप इन सब की एंट्री को क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो इन सब का बेस है, यानी कि हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज है, अगर उनसे रिलेटेड एविडेंसेस ही आपके पास नहीं अवेलेबल है, लाइक कि आपने अगर किसी को सेल किया है, किसी को कि अपना जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर उनको आपने सेल आउट किया है तो उनका जो सेल्स रिसीट्स है, उनकी जो परचेजिंग रिसीट्स है, अगर वही आपके पास नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह के ट्रांजैक्शन सच में उस कंपनी में हुई होंगी।
तो कोई भी रिकॉर्ड आप चेक कर रहे हो, उनके एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एविडेंसेस नहीं है, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके रिगार्डिंग जिस जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उससे वेरीफाइड करे, उससे पूछे कि क्या सच में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, अगर हुई थी तो वो किस तरह से कंडक्ट की गई थी। सो एविडेंसेस को कलेक्ट करना टोटली ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक ऑडिटर को चाहिए कि जितने भी एविडेंसेस उसको रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस जरूर होने चाहिए, और उनको कलेक्ट करना, उनको वेरीफाई करना सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट ऑन द लास्ट वन प्रिंसिपल इज आवर अकाउंटिंग सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक कंपनी जिस तरह के अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है और जिस तरह के इंटरनल चेक के सिस्टम को फॉलो कर रही है, इन दोनों बातों का ऑडिटर के काम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए वो हर मंथ के एंड में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करती है, हर मंथ के एंड में अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन और जितने भी उनको वेरीफाई करती है। अब इसका मतलब ये है कि फाइनल ऑडिट होने से पहले हर महीने के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको आपस में वेरीफाई कर लिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वेरीफाई किया गया होगा तो उनसे रिलेटेड वाउचर्स भी अवेलेबल होंगे, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होंगे, उनसे रिलेटेड एविडेंसेस भी अवेलेबल होंगे। इन सब चीज़ों के कारण जब एक फाइनल ऑडिटर एंड में ऑडिट करेगा, ये सब चीज़ें हैं इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल के कारण एक ऑडिटर जब फाइनल में इन सबको दोबारा से वेरीफाई करेगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेम कंपनी के साथ अगर दूसरी कंडीशन ले कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट ईयर कोई भी चेकिंग नहीं करती है, या कोई भी आप कहो कि कोई भी उनका चेकिंग का सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया हुआ, ऐसी कंपनी के केस में ऑडिटर को ऑडिट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कोई भी कंपनी किस तरह का इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम अडॉप्ट कर रही है और उनका अकाउंटिंग सिस्टम ही क्या है। तो अकाउंटिंग सिस्टम जिस तरह का होगा उसी तरह की ऑडिटिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फैक्टर, ऑडिटर्स का पूरा वर्क पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये हमने 8 प्रिंसिपल किए हैं कि जो हमें ऑडिटिंग को गवर्न करते टाइम अप्लाई करने चाहिए। होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आज का हमारा टॉपिक यही था, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल दैट वन शुड बी kept in the mind while doing the auditing process. Thank you.